हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग। सो आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। तो अगर आपने ब्रोंकियल एस्थमा का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें मैंने कॉज, डायग्नोसिस, पैथोफिजियोलॉजी और ये सब पढ़ाया है, तो वो आप वीडियो जाके पहले देख लीजिए, देन आप ये वीडियो देखिए। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में हम क्या क्या गोल्स होने चाहिए मैनेजमेंट के, ये हम जानेंगे। तो गोल्स क्या होता है, प्रमोट बेड रेस्ट। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट देना है, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी डिस्निया हो रहा है। तो पेशेंट का ब्रीदिंग प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है हम लोगों को, इसलिए उसको रेस्ट देना है। प्रोमोट ब्रोंकियो डायलेशन, जो क्या है वाइडनिंग ऑफ ब्रोंकियाई, मतलब ब्रोंकियल ट्यूब्स का जो वाइडनिंग हम लोग को करना है, जिसे हम ब्रोंकियो डायलेशन कहते हैं। क्योंकि ब्रोंकियल ट्यूब्स का मैंने जैसे पढ़ाया था कि बहुत ज़्यादा मसल्स टाइट हो जाती हैं, स्मूथ मसल्स, और उसमें स्वेलिंग होती है, म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है, ब्रोंकियल ट्यूब बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले उसका डायलेशन करना है, उसको ज़्यादा वाइड कर देना है। रिमूव सिक्रेशन, तो पेशेंट को वैसे ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम है क्योंकि स्वेलिंग की वजह से और म्यूकस सेक्रेशन की वजह से। तो पहले हम लोग को क्या करना है, जो सेक्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा म्यूकस की, उसको रिमूव करना है, सक्शन के थ्रू हम लोग को उसको रिमूव करना है, जिससे पेशेंट की ब्रीदिंग में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो। प्रिवेंट एस्थमा अटैक, तो पेशेंट को फर्दर एस्थमा का अटैक ना आए, उसके लिए भी हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा। मेंटेन नॉर्मल लंग फंक्शन, तो हमको क्या करना है, लंग का नॉर्मल फंक्शन भी मेंटेन करना है। तो लंग का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, गैस का एक्सचेंज करना। तो लंग का नॉर्मल फंक्शन भी हम लोग को मेंटेन करके रखना है। देन हम लोग आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पे। मेडिकल मैनेजमेंट पे हम लोग क्या देखेंगे, 2 टाइप्स के हम लोग ड्रग देंगे, शॉर्ट टर्म क्विक रिलीफ मेडिकेशन और लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। ये 2 टाइप की मेडिकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। तो शॉर्ट टर्म मेडिकेशंस में क्या आता है, ब्रोंकोडाइलेटर्स आता है फर्स्ट में। तो ब्रोंकोडाइलेटर क्या है, जैसे मैंने गोल्स में पढ़ा है कि ब्रोंकोडाइलेशन क्या है, वो ब्रोंकियल ट्यूब का डायलेशन, वाइडनिंग करना, जिससे एयर अंदर से उसको पास करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल सके, वो इजीली पास हो पाए, तो पर्सन की ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी रिड्यूस होगी इससे। तो ब्रोंकोडाइलेटर हम लोग को ड्रग्स प्रोवाइड करने। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, जो ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, जिससे क्या होता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स बहुत ज़्यादा वाइड हो पाती हैं। देन हम लोग क्या ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ड्रग। तो ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ड्रग जानने से हम लोग को 2 टाइप के ड्रग्स होते हैं, ये जानना है कि एंटागोनिस्ट ड्रग एक ड्रग होते हैं, एक टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं, एगोनिस्ट एक टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं। तो ये दोनों ड्रग्स में, तो एंटागोनिस्ट क्या है, जो क्या करता है, किसी भी चीज़ के फंक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है, और एगोनिस्ट ड्रग्स क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब और ज़्यादा बढ़ाते हैं, इनका ये काम है। तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ड्रग का तो फिर आपको पता चलना चाहिए कि ये किसी भी चीज़ का फंक्शन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो बीटा का मतलब क्या है, तो बीटा एगोनिस्ट ड्रग क्या करते हैं, तो हमारे पहले मसल्स के ऊपर क्या होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, जो ब्रोंकियल ट्यूब की मसल्स के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो बीटा रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं इस बीटा एगोनिस्ट ड्रग से, तो बीटा रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं, वो क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड हुई रहती है, तो उसको ये बीटा एगोनिस्ट ड्रग रिलैक्स करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, दीज आर नोन एज रेस्क्यू मेडिकेशन, दे रिलैक्स द मसल, दे रिलैक्स द मसल्स एंड रिलीफ सिम्टम लाइक विजिंग एंड डिस्निया। तो मसल रिलैक्स होंगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग का डिस्निया और विजिंग साउंड भी रिड्यूस होगा। देन हम लोग एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या करते हैं, एसिटाइल कोलाइन एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है बॉडी में, जो क्या करता है, नर्व से इम्पल्सेस क्या करता है, मसल में ट्रांसफ़र करता है, जो मसल को किस में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। तो एस्थमेटिक कंडीशन में जब पर्सन की मसल ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्टेड हो चुकी होती हैं, तो हम लोग जब उसको एंटी कोलिनर्जिक्स देते हैं, तो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का
काम वो ब्लॉक करती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो एसिटाइलकोलिन का काम जब उसका जो फंक्शन ब्लॉक जब हो जाएगा तो क्या होगा, वो नर्व से और ज़्यादा सिग्नल मसल्स में नहीं भेज पाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो क्या है रुक जाएगा, तो मसल्स क्या होगी, रिलैक्स हो पाएंगी, तो पर्सन की ब्रीदिंग जो है और ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ब्रीदिंग में हेल्प होगी। देन आते हैं लॉन्ग टर्म मेडिकेशन में। तो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या होता है गाइस, इसमें होता है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का काम क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं। ये एस्थमा की लॉन्ग टर्म एस्थमा में के केस में ये यूज़ किया जाता है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इट प्रिवेंट एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड रिड्यूस म्यूकस प्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया कि ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, तो इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगी तो क्या होगा, स्वेलिंग भी कमेगी और म्यूकस का प्रोडक्शन भी कम होगा। देन आते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ड्रग में। तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ड्रग क्या करते हैं, ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के इसका सेम ही काम है कि ये स्मूथ मसल्स को रिएक्ट करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके ये क्या होता है, मसल स्मूथ मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम कर देते हैं। देन आते हैं कॉम्बिनेशन इनहेलर में। कॉम्बिनेशन इनहेलर क्या है, जब अगर पेशेंट की ऐसी कंडीशन है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड और बीटा एगोनिस्ट को सेपरेटली अगर हम लोग दे के ये काम नहीं होता, तो क्या करते हैं हम लोग कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड और बीटा एगोनिस्ट जो ड्रग है, ये दोनों ड्रग को हम लोग को कॉम्बिनेशन करके मिला के ये पेशेंट को देना होता है। तो ये कॉम्बिनेशन ड्रग हम लोग कैसे ले सकते हैं, ये हम लोग मीटर डोज इनहेलर एक डिवाइस होता है, हैंड हेल्ड डिवाइस होता है, तो उससे हम लोग ये ड्रग ले सकते हैं। देन आते हैं गाइस इसके नर्सिंग मैनेजमेंट पे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट मैं आपको डायग्नोसिस के साथ साथ उसके इंटरवेंशन बताऊंगी कि कैसी कैसी कंडीशन में हम लोग को क्या क्या इंटरवेंशंस देने हैं पेशेंट को। तो फर्स्ट डायग्नोसिस क्या है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव म्यूकस सेक्रेशन एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस क्या है, एयरवे का क्लियर ना होना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस का सेक्रेशन है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ मतलब ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या है, उसमें मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, तो उससे भी ब्रोंकियल ट्यूब नैरो हो चुकी होती है, उसके साथ साथ म्यूकस का सेक्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो एयरवे क्लियर नहीं है एयर के पासेज के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं गाइस। तो फर्स्ट इंटरवेंशन देना है, एक्सप्लेन पेशेंट टू यूज़ कंट्रोल कफिंग टू रिड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। तो पेशेंट को कंट्रोल कफिंग के बारे में बताना है कि पेशेंट को टाइम टू टाइम कफिंग करनी है, तो इससे क्या होगा, जो जब बहुत ज़्यादा म्यूकस का एक्यूमुलेशन हुआ है वो कफिंग के साथ साथ बाहर निकल पाएगा। एडवाइस पेशेंट टू टेक ब्रोंकोडाइलेटर्स व्हेन देयर इज़ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग्स लेने को बोलना है जब उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। तो मैंने ब्रोंकोडाइलेटर्स का ड्रग का क्या फंक्शन है वो मैंने पहले भी बता दिया है। एडवाइस पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप द स्पूटम इन लिक्विड फॉर्म। तो क्या है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वाटर का प्लेंटी ऑफ वाटर पीने को बोलना है, क्योंकि इससे क्या होगा, उसका स्पूटम जो है बहुत ज़्यादा पतला रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, वो इजीली कफिंग के साथ साथ निकल पाएगा। तो टीच द पेशेंट अबाउट द प्रॉपर टेक्निक फॉर इनहेलेशन ऑफ मेडिकेशन टू डेवलप मैक्सिमम ड्रग इफेक्ट। तो पेशेंट को क्या बताना है, प्रॉपर टेक्निक्स बतानी है, कैसे वो मेडिकेशन ले, इसकी टेक्निक्स उसको अच्छे से बतानी है, जिससे क्या होगा, वो पर्सन के ऊपर मैक्सिमम जो ड्रग का इफेक्ट है वो हो पाएगा सही से। देन आते हैं गाइस सेकेंड डायग्नोसिस पे। तो सेकेंड डायग्नोसिस क्या है, इम्पेयर गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इन्फ्लेम्ड ब्रोंकाई। तो ब्रोंकियल ट्यूब में जो इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से क्या हुआ, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। तो क्या होगा, गैस एक्सचेंज सही से नहीं होगा, क्योंकि ब्रोंकाइज में स्वेलिंग हो रखी है, म्यूकस का प्रोडक्शन हो रखा है, इसलिए गैस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो पेशेंट को क्या बोलना है, एडवाइस टू अवॉइड क्राउड प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो पेशेंट को बोलना है भीड़ भाड़ वाले इलाके से, क्राउड से दूर रहने के लिए, जिससे उसको इन्फेक्शन हो, मतलब इन्फेक्शन मीन्स उसके क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा एलर्जन ना जा पाए जिससे उसको ये एस्थमेटिक कंडीशन कॉज हो, तो इससे क्राउड से उसको दूर रहने को बोलना है। एनकरेज पेशेंट टू टेक इनफ रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट लेने को बोलना है, क्योंकि वो अगर रेस्ट नहीं लेगा तो उसके बॉडी से ऑक्सीजन का ज़्यादा लॉस होगा। एनकरेज डीप स्लो पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। तो पर्सन को क्या बोलना है कि उसके दोनों लिप्स को बंद करके उसको
पूरी तरह से नोज़ से ब्रीद करना है। इससे क्या होगा, वो ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा डीप भी होगी, जिससे पर्सन की ब्रीद करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन आते हैं थर्ड डायग्नोसिस पे, जो है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फेटिक इनएफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न्स। तो पर्सन को क्या होगा, जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है डिस्निया की वजह से, तो उसके क्या होगा, फेटिक उसको होगा। क्योंकि फेटिक क्या होगा, ये मैं क्यों होगा ये मैंने सिम्टम्स में भी बता दिया है। तो उसकी फेटिक की वजह से क्या होगा, वो कोई एक्टिविटी सही से नहीं कर पाएगा, उसको वीकनेस फील होगी जब भी वो कोई एक्टिविटी करेगा, वो उसका ब्रीदिंग भी ठीक से नहीं होगा। तो पेशेंट को क्या बोलना है, इसके लिए पेशेंट को मुझे बोलना है टू टेक सफिशिएंट रेस्ट एंड स्लीप डेली फॉर 4 to 6 आवर्स। पेशेंट को बोलना है सफिशिएंट रेस्ट लेने के लिए, उसको स्लीप लेने के लिए, डेली स्लीप लेने के लिए 4 to 6 आवर तक, जिससे क्या होगा, उसकी जो ऑक्सीजन की ज़्यादा बॉडी से लॉस ना हो। एडवाइस पेशेंट टू टेक वेल बैलेंस डाइट एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल इंटेक। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है फेटिक की वजह से, तो पेशेंट को क्या बोलना है, अच्छी डाइट ले, बैलेंस डाइट, अच्छी अपना न्यूट्रिशनल जो इंटेक है उसको इम्प्रूव करे, जिससे क्या होगा, उसकी वीकनेस में थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी, उसकी वीकनेस थोड़ी कम हो जाएगी। तो एडवाइस टू अवॉइड एक्सेसिव हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स एंड फूड में इरिटेट योर म्यूकस मेम्ब्रेन। तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा खाना या ड्रिंक उसको नहीं पीनी है, जो क्या कर सकती है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर सकती है, जिससे उसमें इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग आ सकती है। देन गाइस पर्सन को बोलना है कि स्लोली वो ईट करे, क्योंकि उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। देन ये लास्ट डायग्नोसिस है, इसमें हम लोग को पेशेंट को क्या बोलना है। तो डायग्नोसिस में हम लोग क्या देखेंगे कि नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। तो पेशेंट को नॉलेज का डेफिशिएंट है, मतलब पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को हो सकता है उसको ये डिजीज़ कंडीशन के बारे में उतना ज़्यादा ना पता हो, उसको नॉलेज ना हो, तो पेशेंट को हम लोग को क्या है, नॉलेज प्रोवाइड करनी है। तो एजुकेट द पेशेंट अबाउट मेडिकेशन डोज, रूट एंड टेक्निक्स। तो पेशेंट को क्या बोलना है, पेशेंट को या उसकी फैमिली को ये बताना है कि इस अस्थमा की मेडिकेशन को कैसे दिया जाता है, इसका डोज कितना है, उसको लेने की टेक्निक्स क्या है, ये हम लोग को अच्छे से एजुकेट करना है इसके बारे में। एडवाइस टू लिमिट द फिजिकल एक्टिविटी एंड रिड्यूस वर्क टाइम टू प्रिवेंट डिस्निया। तो पेशेंट को डिस्निया है, ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा लैक बॉडी से वैसे ही लैक हुआ है, तो पेशेंट को बोलना है कि उसकी जो एक्टिविटी है उसको लिमिटेड करना है, और काम करने का जो टाइम है वो भी उसको कम करना है, जिससे उसकी डिस्निया की प्रॉब्लम जो है रिड्यूस हो सके। डोंट स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी बट अवॉइड हैवी एक्सरसाइज। तो पेशेंट को पूरी तरह से फिजिकल एक्टिविटी बंद करने को नहीं बोलना है, पर उसको बोलना है कि अपनी जो कोई भी ऐसी हैवी एक्सरसाइज उसको नहीं करनी, हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी जिसके लिए उसकी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की लॉस हो जाए बॉडी से, ऐसा काम उसको नहीं करना है। ओके गाइस, ये था वीडियो का एंड। यहाँ पे हम लोग का मैनेजमेंट क्या है ब्रोंकियल अस्थमा का यहाँ पे एंड होता है। तो अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।